नमस्कार, आभार, अभिनंदन, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में। और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण इस लिहाज से कि बाजार जिस रफ्तार से धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था, 8 कारोबारी सत्र के बाद कल हमने देखा कि बाजार में गिरावट देखने को मिली और नज़रें सबकी लगी हुई थी यूएस फेड के ऊपर। कहीं ना कहीं आशंका थी कि अगर वहाँ से कमेंट्री खराब आती है तो फिर बाजार कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाएगा। ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई और आखिर में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज भारतीय बाजारों में तेज़ी देखने को मिल रही है, इसके लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारे जो सहयोगी रोज़ जुड़ते हैं 1:30 बजे, शौर्य तमाम आंकड़े आपके लेकर के आएंगे। लेकिन इन सबके बीच में बाजार के लिए अच्छी खबर यह है कि 18,200 जो कि एक बड़ी बाधा है, बड़ी रुकावट है, वहाँ उसके बेहद नज़दीक अब निफ्टी पहुँचता हुआ 18,178 ये आज का इंट्राडे हाई है। 18,081 पे आज बाजार की शुरुआत हुई थी निफ्टी की, 18,178 का हाई लगाया। अभी अपने इंट्राडे हाई के आसपास ही 18,165 का स्तर निफ्टी में देखने को मिल रहा है। ये मजबूती कहाँ से रही? तो मजबूती देखने को मिल रही है फाइनेंशियल सेक्टर से। फाइनेंशियल सर्विसेज के में हम देख रहे हैं कि करीब 1.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। पीएसयू बैंक करीब 0.25% के आसपास की बढ़त दिखा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं खासतौर से जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं वहाँ पर थोड़ी सी मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा तेल गैस लगातार मजबूती कामकाज कर रहा है। मेटल शेयरों में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है, तो इसकी वजह से बाजार में ये तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन क्या 18,200 के नज़दीक पहुँच करके क्या इस बाधा को पार करेगा निफ्टी? और उसके बाद जैसा कि तमाम टेक्निकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि 18,500 के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं। क्या वहाँ तक जाएगा बाजार? इस तेज़ी में क्या खरीदें, क्या बेचें? और ख़ासतौर से जिन शेयरों में काफ़ी तेज़ी आ चुकी है, क्या मुनाफा बुक कर लेने का वक्त आ गया है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे आज के कार्यक्रम में। लेकिन उससे पहले आपको रूबरू करा देते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। हमारे आज के खास मेहमान हैं रूपक डे जी, जो कि सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट हैं एलकेपी सिक्योरिटीज़ में। रूपक जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, इन लेवल्स पे आकर के आपको क्या बाजार में डर लग रहा है या आपको लग रहा है कि अब ये जो रुकावट बनी हुई थी इतने दिन से, ये अब पार होती हुई दिखाई देगी? जी शुक्रिया। जी सबसे पहले अगर बात करना चाहते हैं निफ्टी का हम लोग देख रहे हैं कि 18,000 क्रॉस करने के बाद 18,000 को सपोर्ट लेके ऊपर जा रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि 18,200 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अभी हमें लगता है कि जो मोमेंटम दिख रहा है, तो हमें लगता है कि आज का दिन एक्सपायरी का दिन है। आज का दिन छोड़ के हो सकता है कल का दिन 18,200 के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर लेगा, और सस्टेन कर लेगा एक बार तो निफ्टी 18,500 18,800 और मेरे ख्याल से तो नया हाई भी दिखाना चाहिए निफ्टी में। बैंक निफ्टी का सपोर्ट रहेगा, एक रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का 43,500 का। 500 के ऊपर जाने पर बैंक निफ्टी का जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा। ऑलरेडी पीयूसी का स्टॉक से हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है, जी। रिलायंस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिविटी बरकरार रहेगा मार्केट में। तो आप ये मान रहे हैं कि ये जो आपने बोला कि निफ्टी जो 18,800 या फिर नए हाई भी लग सकते हैं, ये कोई आपने टाइम फ्रेम सोच रखा है कि कितने दिन में ये नया हाई बनते हुए दिखाई देगा? और क्या ये देखिए, अच्छे शेयरों को चुनने का सही समय है? जी हाँ, मेरे ख्याल से क्योंकि अभी जो पॉजिटिविटी दिख रहा है मार्केट में, और निफ्टी का जो रैली शुरू हुआ था 17,000 के आसपास से, और 18,000 के पास आने के बाद भी जो ट्रेंड है उसको मैच्योर नहीं दिख रहा है। तो हमें लगता है कि जो ट्रेंड अभी का ट्रेंड दिख रहा है वो यंग है, और अभी फर्दर ट्रेंड अपसाइड जाने के लिए रेडी है। कभी होता है कि रैली के बाद मार्केट थोड़ा बहुत टायर्ड हो जाता है, तो थोड़ा करेक्शन मोड में आता है। बट मुझे लगता है कि करेक्शन जो भी होगा वो सैलो होगा। जब तक 17,800 के ऊपर है तब तक ठीक है, बुल्स के लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और ऊपर के लेवल्स की तरफ जाना चाहिए। और जैसे कि हम लोग देख रहे थे, पीएसयू स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग है, और बैंकिंग स्टॉक्स में एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड भी बाइंग है। तो स्ट्रॉन्ग काउंटर्स में बाइंग है, एसबीआई में स्ट्रॉन्ग बाइंग था। तो मेरे ख्याल से ये कंटिन्यू होना चाहिए शॉर्ट टर्म में। बट जी। मैं अभी इमीडिएटली बता नहीं पाऊंगा कि कब तक ये नया हाई दिखाएगा। चलिए, इस बीच जो है तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उनके प्रश्नों के उत्तर लें अपने तमाम जो हमारे खास जो लोग देख रहे हैं हमें। उससे पहले सर, एक शेयर जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे, और वो हमने RVNL जो कि रवि सिंह ने यहाँ पर रिकमेंड किया था 74 पे और 95 तक का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन जिस तरीके से शेयर डबल होता हुआ दिखाई दिया है, आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी गिरावट है यहाँ पर 1-1.5% की। क्या इस रैली के बाद यहाँ पर अभी भी खरीदारी के मौके बचे हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, अब जो है काफ़ी मूव आ गया है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, तो इस शेयर से अब थोड़ी सी दूरी बनानी चाहिए और ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आने वाले समय में देखने को मिल सकती है?
जी, स्टॉक का नाम वापस एक बार बोलिएगा। रेलवे विकास निगम लिमिटेड, RVNL, जिसमें कि हम आरबीएनएल। देखें जी, जिसमें काफ़ी जी पिछले हाँ, कुछ स्टॉक में तो हम लोग जबरदस्त मूवमेंट देखा। ये जो पिछले कई महीनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद जो उसके बाद जो रैली हुआ था वो स्ट्रॉन्ग रैली था। बट मेरे ख्याल से रैली अभी भी बाकी है। इसमें भी मैं कहना चाहूंगा कि रैली जो ट्रेंड है, जो रैली है, वो मैच्योर नहीं हुआ। अभी भी फर्दर रैली का चांसेस रहेगा। नीचे 110 जब तक होल्ड है तब तक ऊपर की तरफ 150 तक भी जा सकता है। हम्म, तो 150 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मानना है। अगर यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस लगाना हो तो क्या 110 का ही लगाएं या फिर कुछ और आप देना चाहेंगे? जी हाँ, 110 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए इस लेवल से। तो 110 का स्टॉप लॉस लगा करके आप यहाँ पर 150 के लक्ष्य के लिए अभी भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ऐसा मानना है रूपक जी का। चलिए आज के पहले दर्शक को शामिल करते हैं। अनुज ने प्रश्न भेजा है, जरा उनका प्रश्न स्क्रीन पर लेकर के आया जाए और उसके बाद जो है हम आज के तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक एक करके उनके तमाम प्रश्नों के उत्तर रूपक जी से लेते हैं। अनुज जी हमसे पूछ रहे हैं कि हिंडाल्को के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और इनकी जो खरीद का भाव है वो है करीब 395 रुपये की भाव पे इन्होंने खरीदे हैं। ये जानना चाह रहे हैं कि कब तक इसे होल्ड किया जाए, कब यहाँ से एग्जिट किया जाए। अगर हम देखें हिंडाल्को के शेयर में तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक निचले स्तरों से रिकवरी आई और आज भी हम देख रहे हैं कि मेटल शेयरों में जो है थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हालांकि इनकी खरीद अच्छे भाव पे है, 395 की खरीद है, 444 के आसपास का भाव अभी देखने को यहाँ पर मिल रहा है। आप किस तरीके से देख रहे हैं सर मेटल शेयरों में? अगर हम देखें खासतौर से स्टील पैक में तो काफ़ी ज़्यादा पिटाई देखने को मिली है, लेकिन अब रिकवरी जो आ रही है ये कहाँ तक जाती हुई दिखाई देगी? हाँ जी हाँ, पर्टिकुलरली अगर हिंदाल्को की बात करें तो हिंदाल्को में एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए जा रहे हैं डेली चार्ट में। तो इसका जो रिसेंट जो स्विंग लो है वो 420 के आसपास है। तो 420 जब तक होल्ड है तब तक ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अभी फिलहाल एक दो दिन के लिए कंसोलिडेट कर रहा है। 450 के ऊपर एक बार क्लोजिंग देगा तो फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स 500 हम लोग को देखने को मिल सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। हम्म, इस बीच आशीष शर्मा जी न करें, नमस्ते विपुल जी। नमस्कार आशीष शर्मा जी, बने रहिए कार्यक्रम में, आपका प्रश्न देख लिया गया है, थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। लेकिन इस बीच संजय जी हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं, पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं। संजय जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप? सर बिल्कुल फाइन। भले, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आप फाइन रहें। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर एनएमडीसी स्टील हमने कल बाई किया हुआ है 19,000 से 38 रुपये 50 पैसे पे। अच्छा, कोई खास वजह रही एनएमडीसी को चुनने की? हाँ सर, उसका आने वाले समय में गवर्नमेंट उसका डिस्ट्रीब्यूशन सर करने वाली है, इस वजह से सर उसको लिए हुए हैं। चलिए, अब आपने जिस भाव पे लिया अभी तो उसी भाव के आसपास चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर आपने ज़रूर खरीदा है, क्योंकि शेयर में जब से अलग हुआ है उसके बाद इन्हीं लेवल्स के आसपास हम देखते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर रुकावट आती है। 39-40 के आसपास आपने 38 साढ़े 38 पे लिया है। क्या सलाह रहेगी रूपक जी? हाल की लिस्टिंग है, बहुत ज़्यादा चार्ट्स अवेलेबल होंगे नहीं आपके पास, लेकिन जो भी स्थिति यहाँ पर है, आप कैसे देख रहे हैं एनएमडीसी स्टील को? और अभी हम देख रहे हैं कि 38-45 का भाव देखने को मिल रहा है। एनएमडीसी स्टील इन्होंने 38-50 पे लिया है, 38-45 का भाव देखने को मिल रहा है। आज आधे फीसद के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है और इन्हीं लेवल्स के आसपास 39-40 के आसपास हम देखते हैं थोड़ी रुकावट भी लेता है। जिसका चार्ट मेरे पास नहीं आ रहा है। चलिए तो सर हम जो है आगे देखते हैं, आप कार्यक्रम में बने रहिए। कोशिश करेंगे किसी कार्यक्रम में अगर चार्ट मिल जाता है रूपक जी को तो ठीक है, अदरवाइज जो है जब कोई फंडामेंटल एनालिस्ट कल परसों में आएंगे तो हम विस्तार पूर्वक आपके इस प्रश्न का उत्तर देंगे। आप निश्चिंत रहिए इस बार को लेकर के। लेकिन इस बीच जो है आशीष शर्मा जी ने हमें प्रश्न भेजा है, जरा उनके प्रश्न पर भी विचार कर लेते हैं। और ये कह रहे हैं कि आज ही इन्होंने खरीदे हैं एसएच खेलर के शेयर, और ये कह रहे हैं कि ये इनको खरीदे हुए 1 साल हो चुका है। नहीं, इन्होंने माफ़ कीजिएगा, इन्होंने आरती इंडस्ट्री के शेयर ले रखे हैं और 1 साल इनको हो गया है आशीष शर्मा जी को, और कह रहे हैं 610 रुपये के भाव पे आरती इंडस्ट्रीज़ के शेयर ले रखे हैं। अभी इनको क्या करना चाहिए? आशीष शर्मा जी का ये प्रश्न है सर। मिला सर आपको आरती इंडस्ट्रीज? जी, मुझे एनएमडीसी स्टील मिला। पहले उसका चलिए एनएमडीसी स्टील पे आप बता दीजिए। 38-50 की इनकी खरीद थी। जी हाँ, हम लोग को दिख रहा है कि लास्ट 2 दिन से कंसोलिडेशन में है एनएमडीसी स्टील,
मेरे ख्याल से 39-40 का एक लेवल है जो जहाँ पे आपने आपने भी बताया, लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फर्दर रैली देखने को मिलेगा हम लोगों को। ऑलरेडी 9 रुपये का रैली दिखाया स्टॉक ने, बट फर्दर रैली के लिए स्टॉक को 40 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। 40 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता है सर, तब तक थोड़ा सा यहाँ पर एक रुकावट बनी हुई है। लेकिन अब जरा आरती इंडस्ट्रीज़ के चार्ट भी हम चाहेंगे कि आप निकाल लें। और यहाँ पर इन्होंने 610 की इनकी खरीद है, 1 साल हो गया कह रहे हैं खरीदे हुए। और ये शेयर हमने देखा कि 800 रुपये के आसपास से ये करेक्ट होते होते जो है हमने देखा कि ये शेयर करीब 450 तक के आसपास, 500 के आसपास तक भी गया था। वहाँ से तो रिकवर हुआ है, लेकिन इनकी खरीद से अभी भी नीचे है। इनको करीब 50-60 रुपये का नुकसान पर शेयर अभी हो रहा है। ये देखिए चार्ट में आप देख सकते हैं किस तरीके से ऊपरी स्तरों से करेक्ट होते हुए। जी, इस चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 570 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, तो स्टॉक को फर्दर अपसाइड दिखाने के लिए एक बार 570 को ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। 570 को ऊपर सस्टेन करेगा तो स्टॉक में अच्छी खासी अपसाइड आएगा, तो जो स्टॉक को 630 के आसपास लेके जाएगा। 630 अभी इनके लिए 610 पे इन्होंने खरीदा, इन्हें क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए। कह रहे हैं 2 साल तक होल्ड कर सकते हैं और 1 साल में इनको 10-12% का लॉस हुआ है, तो कह रहे हैं हमको क्या करना चाहिए? तो अभी फिलहाल तो होल्ड करना चाहिए। 537 का स्टॉप लॉस में, 537 में एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है, तो उसका स्टॉप लॉस में आप होल्ड कर सकते हो। अगर ऊपर में 570 के ऊपर जाता है तो आपका स्टॉक जो है प्रॉफिट में आ जाएगा। जी, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार कीजिए सर, आप होल्ड कर सकते हैं, बने रहिए। आपको जो है आने वाले दिनों में यहाँ पर मुनाफा देखने को मिलेगा। अभी भले ही आप थोड़ा सा नुकसान में हो, थोड़ा सा धैर्य दिखाइए। लेकिन आप भी अगर आशीष जी की तरह, संजय जी की तरह हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, तरीका बहुत आसान है। हमसे बातचीत करना चाह रहे हैं 9311121874। जी हाँ, ये है हमारा दूरभाष क्रमांक नंबर। इस नंबर पे आपको एक व्हाट्सएप करना है जिसमें आपको अपना नाम, शहर का नाम, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, कौन से शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं उसे, और क्या आपने लक्ष्य तय किया हुआ है, ये तमाम जानकारी हमें आप विस्तारपूर्वक लिख करके भेजिए। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे जो भी मेहमान हो रहते हैं हर रोज़, उनसे आपके प्रश्नों का उत्तर जो है हम अवश्य दिलाने का प्रयास करेंगे। चलिए, इस बीच संजय सिंह जी ने एक और प्रश्न भेजा है। ये दूसरे संजय जी हैं और इनकी कंपनी का नाम मुझे समझ में नहीं आया, अगर एक बार जरा स्क्रीन पे लाया जाए। खेलकर करके शायद कोई कंपनी है, यहाँ पर कह रहे हैं कि एसएच केलकर के शेयर इन्होंने ले रखे हैं। सर, आप ट्रैक करते हैं? अगर आपके पास चार्ट अवेलेबल हो तो इस प्रश्न को आगे बढ़ाया जाए। इनकी खरीद का भाव इन्होंने बताया है 112 रुपये के आसपास है। क्या कुछ राय रहेगी सर आपकी, अगर आप ट्रैक करते हो तो? इस स्टॉक को मैं ट्रैक नहीं करता हूँ। हाँ, नहीं तो मुझे भी ये शेयर मिल नहीं रहा था, तो मुझे लगता है इस प्रश्न को रहने देते हैं। लेकिन बहुत सारे शेयर ऐसे रहते हैं जिनमें कि काफ़ी सारी खबरें हैं, जहां पर हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जरा वक्त हो गया है बजिंग स्टॉक्स का, तो एक करके जरा तमाम बजिंग स्टॉक्स स्क्रीन पर लाए जाएँ और हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या अभी भी जो खबरें हैं जिनकी वजह से एक मोमेंटम बना हुआ है, उस मोमेंटम में अभी भी खरीदारी की जा सकती है क्या। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चोलामंडलम में के नतीजे आए और कंपनी का मुनाफा उम्मीद से काफ़ी बेहतर, करीब 24.5% के आसपास का इजाफा कंपनी के मुनाफे में देखने को मिला, जिसकी वजह से आज सुबह से ही शेयर में जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। 7% से ज़्यादा की तेज़ी हम सुबह देख रहे थे इसमें, अभी भी एक अच्छी खासी तेज़ी 6% से ज़्यादा की बनी हुई है। आपसे जानना चाहेंगे सर, चोलामंडलम चार्ट्स पे कैसा लग रहा है और इस आज की रैली के बाद यहाँ पर अभी भी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है क्या आपको? जी, चोलामंडलम का चार्ट जो है वो असेंडिंग चार्ट है और कंटिन्यूअसली जो क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मेरे ख्याल से जो पॉजिटिविटी है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। आज का दिन गैप अप ओपनिंग किया, मतलब पॉजिटिविटी और इंक्रीज हुआ, तो शॉर्ट टर्म में ये 1000 भी क्रॉस कर सकता है। किसी के पास होल्ड शेयर्स है तो 900 का स्टॉप लॉस में होल्ड कर सकते हैं। और फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या इसमें आज की रैली के बाद, या वेट करना चाहिए भी? जी हाँ, फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। आज का जो डे लो है जो 920, उसका स्टॉप लॉस में फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। तो फ्रेश बाइंग आज के इंट्राडे लो के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं 650 के आसपास। माफ़ कीजिएगा, ऊपर 1000 रुपये तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद से बेहतर नतीजे, इस वजह से शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
अगला शेयर जो है हम लेकर के आते हैं अदानी पावर। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि शानदार मोमेंटम, 8 कारोबारी सत्र के अंदर इसमें 26% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। और कल ही 5 मई को इस कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं और निचले स्तरों से जो गिरावट अदानी समूह के शेयरों में देखने को मिली थी, वहाँ से करीब 78% की रिकवरी लोअर लेवल से यहाँ पर देखने को मिली है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कल नतीजों को ध्यान में रखते हुए या फिर चार्ट पे तकनीकी रूप से क्या कुछ ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं कि यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, या फिर जिन लोगों ने लोअर लेवल पे लिया हुआ है सर, उनको कब मुनाफा बुक करना चाहिए, किन लेवल्स के आसपास, ये आपसे जानना चाहेंगे। अच्छा खासा मोमेंटम, जरा चार्ट अभी आपके सामने स्क्रीन पर भी आएंगे, आप देखिए क्या शानदार रैली रही लोअर लेवल से, किस तरीके से शेयर गिरा जब अदानी समूह पे तमाम नेगेटिव खबरें आ रही थी, और 52 हफ्तों से के जो निचला स्तर था इसका, वहाँ से करीब 78% की रिकवरी है। आपकी राय सर रूपक जी? जी हाँ, अदानी पावर के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि अगर वीकली चार्ट देखें तो लंबा चार्ट अगर देखें तो देख रहे हैं कि एक कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिया और अभी 50 हफ्ता का जो एवरेज प्राइस है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है कॉन्फिडेंटली। तो बट ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है 250 के ऊपर अगर सस्टेन करे तो अदानी पावर में एक स्ट्रॉन्ग रैली आएगा जो अदानी पावर को लेके जाएगा 316 320 तक, इवन फर्दर अपसाइड भी दिख सकता है। तो नीचे के लेवल में जो लिए है वो 316 के आसपास है, पर छोटा मोटा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बाकी होल्ड कर सकते हैं। इस बीच चलते हैं अगले कॉलर के पास। इसके अलावा भी एक दो कंपनियां हैं, मैं चाहूँगा कि एक और कंपनी जो है जिस पर बजिंग स्टॉक्स में है, उसके बाद से हमारे साथ राम जी जुड़ चुके हैं बनारस से, उनसे भी बातचीत करनी है। तो अगर आप स्क्रीन पर लेकर के आएँ तो ज़रा उसका भी चर्चा कर ली जाए। तो इस बीच जो है जहाँ पर और मोमेंटम देखने को मिल रहा है वो हम देख रहे हैं ओएमसीज कंपनियों के ऊपर, और ओएमसीज कंपनियाँ इसलिए भी लगातार बस कर रही हैं। एक तो कच्चे तेल में ऊपरी स्तरों से थोड़ी ठंडक देखने को मिली है, और जिस तरीके से खबरें यहाँ पर ये आई हैं, विंडफॉल टैक्स को भी घटाया गया, और साथ ही साथ जो यहाँ पर सरकार की तरफ से 3 जो ओएमसीज हैं, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, यहाँ पर इक्विटी इन्फ्यूज़न करने की बात कही गई है। सरकार यहाँ पर अपना हिस्सा बढ़ाएगी। इसके चलते पिछले कुछ एक दिनों में यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला है। इन तीनों कंपनियों के चार्ट्स पे सर हम चाहेंगे कि अगर आप एक बार नज़र डालें, एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी, यहाँ पर क्या कोई अपॉर्चुनिटी अभी आपको दिखाई दे रही है? अभी आपका क्या नज़रिया रहेगा? ये एचपीसीएल का चार्ट, माफ़ कीजिएगा, आईओसी का चार्ट आप देख रहे हैं, और ये देखिए कि बिल्कुल लोअर लेवल से किस तरह की रिकवरी पिछले 5-6 सत्रों में थोड़ा थोड़ा करके लगातार यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। जी हाँ, आईओसी की बात करें तो आईओसी में सपोर्ट रहेगा 80 रुपया का, 78 रुपीज़ एक्चुअली। तो 78 रुपीज़ के ऊपर जब तक रहेगा तो आईओसी में पॉजिटिविटी रहेगा। प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं वीकली चार्ट में, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में 95 तक जा सकता है। अगर बीपीसीएल की बात करें तो बीपीसीएल में भी एक ब्रेकआउट दिया, मल्टीपल स्विंग हाई ब्रेकआउट दिया, और ऊपर की तरफ ये जा सकता है 410 के आसपास जा सकता है शॉर्ट टर्म में। और मोमेंटम इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव मोमेंटम। हिंद पेट्रो का भी सेम कॉल रहेगा, स्टॉक में लॉन्ग व्यू लॉन्ग रहेगा, सारी क्रिटिकल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो मतलब इसमें पॉजिटिविटी बरकरार रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए, और ऊपर में 320 तक जा सकता है जी। तो ऊपर 320 तक जा सकता है, ये फिलहाल राय निकल के आती है। चलिए राम जी से जरा बातचीत कर लेते हैं। तो रही बजिंग स्टॉक्स की बात, लेकिन तमाम सारे दर्शक हमें जो है जो भेज रहे हैं प्रश्न, आप निश्चिंत रहिए, आपका प्रश्न जो है अवश्य लिया जाएगा। राम जी नमस्कार। नमस्कार सर। चलिए, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? सर चंदौली जिले से बोल रहा हूँ सर। कहाँ से? सर बनारस सटा हुआ चंदौली जिला है। अच्छा, बनारस से। हाँ बिल्कुल, चंदौली बिल्कुल जानते हैं सर, चंदौली से आप बोल रहे हैं। क्या करते हैं आप? सर मैं किसान हूँ, कृषि का किसान करता हूँ। अच्छा अच्छा, जी जी जी, बहुत अच्छी बात है सर। बताइए, शेयर बाजार में रुचि कैसी हुई आपकी, और क्या शेयर ले रखे हैं आपने? सर IRFC के शेयर लिया है मैंने सर। अच्छा अच्छा, 6,000 शेयर है सर हमारे पास, 31.80 पे है। अच्छा अच्छा, तो कोई खास वजह रही IRFC के शेयर खरीदने की वजह? कोई मतलब जो रैली आई थी अभी हाल फिलहाल में लिया है या पहले लिया था आपने? नहीं सर, अभी 5-6 दिन हुआ लगभग। 5-6 दिन हुआ। चलिए, ये अच्छी बात है कि 5-6 दिन पहले आपने लिए हैं, और इस शेयर पे हमने काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा भी की। बहुत सारे जो हमारे यहाँ पर एनालिस्ट आते हैं उन्होंने भी रिकमेंड किया था, और पूरे रेलवे पैक में हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा मोमेंटम था, और इसको पूरी तरीके से आउट परफॉर्म किया है RVNL ने, जिसमें कि आज काफ़ी दिनों बाद थोड़ी सी सुस्ती जो है देखने को मिली है। यहाँ पर भी चार्ट आप देखिए,
थोड़ी सी जहाँ पर रुकावट जो है जिन स्तरों पर आती है उन्हीं स्तरों के आसपास ये पहुँच गया है। 35 रुपये पे सर अभी ट्रेड कर रहा है, 31 की इनकी खरीद है, 4 रुपये पर शेयर बन रहे हैं। 37 का इंट्राडे हाई है और यहाँ का अगर इसका 52 वीक हाई देखें तो उसके आसपास ही आज पहुँचा है शेयर। ये इसका आज 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर इसने नया बनाया है। अब इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? ये रुकावट पार कर पाएगा IRFC? मेरे ख्याल से जो रेजिस्टेंस है इसको निकाल लेगा। मुझे लगता है कि एक बार कंसोलिडेशन मोड में रह गया कुछ दिनों के लिए, और डीप मिले तो किसी को बाय करना चाहिए, क्योंकि ये जो रिसेंट जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को बहुत जल्दी ये पार कर लेगा और ऊपर की तरफ 50 की तरफ जा सकता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। तो मेरे ख्याल से डीप मिले तो स्टॉक में बाइंग का सलाह रहेगा। जी, तो डिप मिले तो जो है यहाँ पे और भी ज़्यादा खरीदारी आप कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन ये यहाँ पर जो मेन रुकावट है उसके पार जाता हुआ यहाँ पर शेयर दिखाई देगा। तो आप अभी फ़िलहाल शेयर में बने रहें, यही आपके लिए फ़िलहाल सलाह निकल करके आ रही है। इसके अलावा अगर हम बातचीत करें सर, जो एक अच्छी खासी तेज़ी जो कुछ एक शेयरों में देखने को मिली है वो हम देख रहे हैं कि रियल्टी के अंदर फिर से एक बाइंग आती हुई दिखाई दी है। तो ख़ास तौर से DLF और के अंदर आपकी राय जानना चाहेंगे। DLF और ओमैक्स ये कैसे लग रहे हैं और यहाँ पर क्या अभी आपको लगता है कि जो रिकवरी आई है पिछले कुछ दिनों में ये कंटिन्यू होती दिखाई देगी? जी हाँ, DLF में हम लोग देखें कि बहुत दिनों बाद एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने को मिल रहा है, बट ये अपसाइड अभी जस्ट चालू हुआ। मेरे ख्याल से अपसाइड जितना होना था उसका खाली 20% ही हुआ, 80% तो अभी बाकी है। तो अभी जो रिसेंट जो स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया वीकली चार्ट में इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है हम लोगों को शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, इवन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लग रहा है मुझे DLF। अभी जो ब्रेकआउट हुआ था वीकली चार्ट में उस हिसाब से DLF को एक अच्छी खासी रैली देना चाहिए, 500 के ऊपर डेफिनेटली जाना चाहिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, और लॉन्ग टर्म में और ज्यादा ऊपर दिख रहा है। लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ओमैक्स पे क्या व्यू रहेगा सर आपका? ओमैक्स में भी क्या इसी तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, या ओमैक्स और DLF में चुनना हो तो किसे चुना जाए? जी, ओमेक्स अभी तक खास कुछ मूवमेंट दिया नहीं, ये वीकनेस में है और रिकवरी डेफिनेटली आ सकता है अगर 52 के ऊपर होल्ड कर पाता है तो रिकवरी टुवर्ड्स 65 तक आ सकता है। बट हाउएवर अगर दोनों में कंपेयर करें तो DLF डेफिनेटली स्ट्रेंथ में है और फर्दर अपसाइड ज़्यादा DLF में देखने को मिल सकता है। तो DLF में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, यहाँ पर आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा जो है मजबूती देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो दिखाई दे रही हैं। सर अब कुछ एक जो नतीजे आने वाले हैं इस बीच जो है इस पर बातचीत करेंगे, उससे पहले अनुराग जी से बातचीत कर लेते हैं। अनुराग जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार अनुराग जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं पटना बिहार से बात कर रहा हूँ। पटना बिहार से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। और हम इधर देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में जो हमारे बिहार के दर्शक हैं वो जो है लगातार जो है अपना गतिविधि जो है बनाए हुए हैं और काफ़ी पसंद कर रहे हैं कार्यक्रम को। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी जो लोग भी बिहार के दर्शक हैं। जी सर, कैसा लग रहा है सर वैसे आपको हमारा मनी 9 के कार्यक्रम? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सर। काफ़ी लोगों के सवाल लिए जा रहे हैं और एनालिस्ट सभी आपके अच्छे हैं। धन्यवाद सर हौसला अफजाई के लिए। आज पूछिए आपका क्या प्रश्न है सर? सर मेरे पास बारबेक्यू नेशन के स्टॉक्स पड़े हैं। जी 1150 के आसपास बाइंग प्राइस है, 30 शेयर्स है। अच्छा, बहुत ऊपर के भाव पे आपने खरीदा हुआ है सर? आपने सर लास्ट ईयर का है। तो एक मतलब अपना प्रश्न पहले आपको पूछना चाहिए था कि कोई स्टॉप लॉस वगैरह, तो इसीलिए ज़रूरी होता है एक स्टॉप लॉस लगाना। कई बार बहुत सारी खबरें आती हैं जिसकी वजह से शेयर का काफ़ी ज़्यादा, अब देखिए बाजार पूरा चल रहा है लेकिन बारबेक्यू नेशन में कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कोई मोमेंटम बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। काफ़ी सारे कंसर्न भी थे इस कंपनी को लेकर के, इसकी वजह से गिरावट देखने को मिली थी। अभी आप कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? मैं लंबे समय तक होल्ड कर सकता हूँ, 1 साल, 2 अच्छा, साल, 5 साल। चलिए खैर ये देखिए, लेकिन हाँ मतलब किसी भी शेयर के साथ मोहब्बत नहीं करनी चाहिए कि मतलब आप ज़बरदस्ती 5 साल 7 साल, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक बार नुकसान बुक कर लेना चाहिए। अब देखिए किस तेज़ी से ये शेयर जो है चार्ट अब हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। वो जो या एक जगह अगर आप नुकसान करते हैं तो उस नुकसान की भरपाई दूसरी जगह करने की कोशिश कीजिए, उसी में से मुनाफा निकालना है। 10 साल रुक करके ऐसी जित बाजार के लिए ठीक नहीं। लेकिन फिर भी क्या कुछ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, चार्ट्स पे क्या कुछ कह रहे हैं शेयर, ये जरा हम पूछते हैं हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं रूपक जी से। रूपक जी, आधे
6% की तेजी, 617 के आसपास शेयर चल रहा है। ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। बाजार में अच्छी खासी लोअर लेवल से रिकवरी आई। यहाँ पर कोई खास गतिविधि देखने को मिल नहीं रही है। एक बार क्या करें, निकल जाएं या फिर जैसा ये कह रहे हैं 5 साल रुक सकते हैं, तो बने रहना चाहिए? जी मेरे ख्याल से एक बार अगर 590 तोड़ दे, एक बार निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक है कंटिन्यूअसली नीचे आते जा रहे हैं और अभी ओवरसोल्ड है, लेकिन कोई रिवर्सल का कोई सिग्नल है नहीं स्टॉक में। तो अगर 620 के ऊपर 630 के ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है थोड़ा बहुत अपसाइड जाए, तो अगर अपसाइड मिलता है तो थोड़ा बहुत एग्जिट कर लीजिए, नहीं तो 590 तोड़ते तो एग्जिट करना होगा आपको। तो आपके लिए फिलहाल सलाह ये है सर कि अभी जो कि आप बने हुए हैं तो बने रहिए। 590 के नीचे जाए तो फिर अब जैसे इतना नुकसान बुक किया है तो 90 तक भी वेट कर लीजिए। लेकिन हाँ, अगर ऊपर के अगर 630 से किसी तरह क्रॉस कर देता है तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको एक निकलने की अपॉर्चुनिटी मिले, जिससे कि थोड़ा सा नुकसान आपको कम होगा। लेकिन निकलने की ही कोशिश कीजिए। यहाँ पे 5 साल रुक करके मुनाफा लेने की कोशिश में अभी आप मत रखिए। अब कोई अच्छी कहानी यहाँ पर पकती हुई दिखाई देगी तो हमारे चैनल को देखते रहिए, बताएंगे आपको, उसके बाद दोबारा एंट्री कर लीजिएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो 5 साल तक वेट करने का कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा है जी। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ एक और दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। चलिए, श्याम सुंदर गुप्ता जी का प्रश्न ले लेते हैं। श्याम सुंदर गुप्ता जी ने हमें यूट्यूब के माध्यम से प्रश्न भेजा है और इनका प्रश्न है वर्लपूल के ऊपर। कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून श्याम सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में देखने के लिए, अपना प्रश्न पूछने के लिए। 12 शेयर इन्होंने वर्लपूल के लिए रखे हैं 2450 के भाव पे, और ये जानते हैं कि अगले 3 महीनों का इनका नज़रिया है कि 3 महीने तक ये यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। अब ये जानना चाह रहे हैं कि अगले 3 महीने के अंदर मुझे किस लेवल पे एग्जिट करना चाहिए। तो ये इनका प्रश्न है सर कि अगर ये होल्ड करते हैं 3 महीने तक तो किन लेवल्स पे निकले। 2450 के भाव पर इन्होंने लिए हैं और अभी जो भाव मेरे सामने आ रहा है वो शायद 1347 रुपये का आ रहा है। तो सर अब 3 महीने में आपका शेयर डबल हो जाएगा ये मौजूदा भाव पे, ऐसी तो मुझे संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन ऊपर क्या कुछ बाकी जो चार्ट्स पर क्या दिखाई दे रहा है, ये हम रूपक जी से पूछ लेते हैं। 2-3 महीने का नज़रिया है सर। 2450 के भाव काफ़ी महंगे इन्होंने लिए और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद दिखाई नहीं दे रही चार्ट्स पे। आप ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ते हैं चार्ट्स को। 1% के आसपास की आज तेजी है, कोई संभावनाएं हैं इनके लिए? जी यहाँ से 2450 थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि स्टॉक कंटिन्यूअसली इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करते हुए नीचे आ रहा है और फिलहाल जो 1380 की एक रेजिस्टेंस है, 1380 के नीचे जब तक रहेगा तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर रहेगा और 1380 के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली रिकवर करेगा, लेकिन टूवर्ड्स 1500 2400 इस लेवल से तो 2400 का कोई विजिबिलिटी है नहीं। तो आप आपका पोजीशन कम करके दूसरा कोई स्टॉक में डाल सकते हो अगर आपको रैली मिले। 2400 का आशा अभी 3 महीना में रखना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, और नीचे का एक सपोर्ट रहेगा। अगर 1280 तोड़ देता है तो एक बार पोजीशन कम कर लीजिए, जो पोजीशन कम करेंगे दूसरा स्टॉक में डाल दीजिए। एक ही शेयर होल्ड करके फायदा नहीं है आपको 3 महीना के लिए। तो जो आपको सलाह दी गई है रूपक जी की तरफ से, उस पर आप अमल कीजिए सर, वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। लॉस जो है आपका भाव आ जाएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल अभी लग रहा है। इस बीच जो है राजीव जी ने प्रश्न भेजा है हमें, राजीव सनवाल जी ने, और इनका प्रश्न ये है कि इनके पास 100 शेयर हैं वाटेक वाबाक के और इनका भी नज़रिया 3 ही महीने का है, लेकिन इनकी ख़रीद का भाव है 380 रुपये। और अभी अगर हम देखें तो आज शानदार मूव देखने को मिल रहा है। तो 404 का भाव आ गया है, 6% पौने 6% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो पहले तो आपको मुबारक हो सर कि आपने जब प्रश्न भेजा तो अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ है। और इस बीच ज़रा पूछ लेते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं यहाँ पर हमारे जो एक्सपर्ट हैं। सर 6% के आसपास की तेज़ी और अच्छा मूव देखने को मिला है वाटेक वाबाक में। अगर पिछले 1 साल में देखें तो ऑलमोस्ट जो है 100% का रिटर्न जो है इसने 1 साल में दिया है। और कितनी तेज़ी यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करनी चाहिए? 3 महीने का इनका व्यू है। कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे ताकि प्रॉफिट में है, नुकसान ना हो इन्हें? जी हाँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात सबसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है जब स्टॉक प्रॉफिट में रहता है। तो 380 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए करेंट लेवल से। 410 का एक लेवल है जिसको क्रॉस करने पर फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगा। 460 तक जा सकता है 410 के ऊपर।
तो आपके लिए दो लेवल होगा, एक तो नीचे का लेवल हो गया 380 के नीचे जब जाता है तो पोजीशन कम कर लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और नहीं तो 410 के ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ऊपर जाइए। 460 का नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। 460 तक के लक्ष्य आपको मिल सकते हैं यहाँ पर राजीव सनवाल जी, तो बने रहिए। जो हाँ, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अवश्य रखिए, क्योंकि अगर मान लीजिए एक अच्छे मूव के बाद कई बार शेयर करेक्ट होता है तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो बताया गया है वो आप उसका अवश्य ध्यान रखिए। चलिए, अब जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि आखिर में बाजार की इस तेज़ी की वजह क्या है, तो तेज़ी की वजह नज़रें कल हमने देखा 8 कारोबारी सत्र के बाद कल बाजार में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली। आशंका थी, डर था कि आखिर में फेड के अंदर से फैसला क्या निकल के आएगा, किस तरह की कमेंट्री होगी। तो फैसला आया और ब्याज दरें भी बढ़ी, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा शेयर बाजार मजबूती से खड़े रहे। पहले तो कल हमारे शौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, हर रोज़ की तरह कुछ एक आंकड़े लेकर के। शौर्य, पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि कल हुआ क्या, फेड ने जो 4 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है, और क्या कुछ कहा गया और क्या कुछ घटनाक्रम रहा। जी विपुल जी, कल जो फेड ने बेसिस पॉइंट्स बढ़ाए हैं वो है फेड फंड्स रेट, यानी वो रेट्स जो बैंक आपस में एक दूसरे को देते हैं, और वो अब हो गए हैं 5 से 5.25 के बीच में, यानी उन्हें 25 बेसिस पॉइंट्स की तेजी करी गई है। और ये जो है लगातार 10वां सत्र जब फेड ने ब्याज दरों को बढ़ाया है, साथ ही साथ जो इंटरेस्ट रेट है वो 16 साल के हाई पर पहुंच गए हैं, यानी अच्छी खासी उनमें एक तेजी आ गई है। और बात यह है कि फेड ने कहा है, उसके मतलब ओपन ने तो कुछ नहीं कहा, उनकी इनडायरेक्टली बातों तो से लग रहा ये है। आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, आपने बताया कि लगातार 10वीं बार बढ़ाई गई है, 16 साल में सबसे ऊंचे लेवल पे पहुंच गई हैं जो है ब्याज दरें। फिर ऐसा क्या हुआ कि मतलब उसके बावजूद बाजार खुश है, भारतीय बाजार भी खुश है, क्या वजह रही वहाँ पे? ऐसा क्या कहा गया कि ब्याज दर बढ़ने के बावजूद शेयर बाजार जो है, अब हम देख रहे हैं 18,200 निफ्टी क्रॉस करने की तैयारी में? जी देखिए, जैसे इंटरेस्टिंग बात है, फेड ने जो ब्याज दरें बढ़ाने के लिए मना करा है, उससे एक इंडिकेशन नहीं जा रहा है कि इकोनॉमी में गिरावट है, लेकिन बाजार इस चीज को इसलिए पॉजिटिव देख रहा है कि ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी। ब्याज दरें बढ़ना भी बाजार के लिए एक सबसे बड़ी ज्यादा चुनौती की बात है। जैसे सारे जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स है उन पर भी फर्क पड़ेगा, टोटल बाजार में मनी सप्लाई कितनी उस पर भी फर्क पड़ेगा। तो बाजार का पूरा फोकस इस बात पे, हाँ रेट्स बढ़ा दिए, बाजार को उम्मीद थी, बाजार फैक्टर इन कर चुका था इतने रेट्स बढ़ेंगे, लेकिन बाजार को डर था कहीं आगे ना बढ़ जाए, वो नहीं बढ़े, तो बाजार इस बात से खुश है। इस बात से खुश है बाजार की 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी तो काफ़ी हद तक फैक्टर इन थी, लेकिन जिस तरह के इंडिकेशन, जो इशारे मिले हैं कि तमाम डेटा पर नज़र रखी जाएगी और अगर डेटा सपोर्ट करते हैं तो आगे हो सकता है ब्याज दरों में बढ़ोतरी ना की जाए, तो इस बात से दुनिया भर के बाजार थोड़े से खुश दिखाई दिए हैं और भारतीय बाजारों में भी अच्छी रौनक देखने को मिल रही है। अगर मान लीजिए कि ब्याज दरें आगे चल करके बढ़ती हैं, कौन से वो सेक्टर हैं खासतौर से जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यादातर सकारात्मक या नकारात्मक असर देखने को मिलता है ब्याज दरें घटने बढ़ने से? जी, अगर ब्याज दरें बढ़ेंगे तो सारे जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स है वो बढ़ेंगे। जैसे आप रियल एस्टेट ले लो, या फिर आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लिया, या फिर एनबीएफसीज कहें, क्योंकि वो भी बैंकों से पैसा लेते हैं, तो उन सारे सेक्टर्स में मसला देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ ब्याज दरें बढ़ने से ये इंडिकेशन जाता है कि इकोनॉमी में थोड़ी स्लोवर्ड आएगी, तो उससे एक तो इकोनॉमी को लेकर दिक्कत होती है, उससे पूरे मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाता है, तो कई बार पूरे बाजार के सेंटीमेंट पर भी असर पड़ जाता है। चलिए सॉरी, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई, और जरा हम गेस्ट से भी पूछते हैं अपने कि आखिर में ये कितनी पॉजिटिव खबर है, क्योंकि सारे एक्सपर्ट जो भी हमारे यहाँ लगातार चैनल पे आ रहे थे वो सबका ये कहना था कि बाजार के लिए एक ही बुरी खबर हो सकती है, और वो है फेड की मीटिंग। वहाँ से अगर कमेंट्री खराब हुई तो बाजार का ये पूरा मोमेंटम जो है वो खराब होता हुआ दिखाई देगा। आपकी टिप्पणी सर, आप हालांकि चार्ट्स पे बाजार को देखते हैं, लेकिन ये कितना बड़ा इवेंट आप मान रहे हैं, और इससे आपको लगता है कि और बूस्ट मिलेगा खासतौर से भारतीय शेयर बाजारों को? और जो एफआईज का इन्फ्लो था, ये भी कहा जा रहा था कि अगर ब्याज दरों को और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने की कोई इस तरह के इंडिकेशन मिलते हैं आगे चल के, तो जो एफआईज इन्फ्लो अप्रैल में थोड़ा पॉजिटिव हुआ है वो भी निगेटिव हो सकता है आने वाले समय में। जी मेरे ख्याल से ये जो डेवलपमेंट हुआ, हाँ हालांकि उन्होंने जो फेड शेयर कंफर्म नहीं किया कि नेक्स्ट जो मीट में वो लोग हाइक नहीं करेंगे, बट ये लोग फेड शेयर फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा बोला कि नहीं, हम लोग पोजीशन ओपन है कि हम लोग नेक्स्ट टाइम रेज भी नहीं कर सकते हैं, पॉज रख सकते हैं रेट हाइक। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि इससे पहले दूसरा एफएमसी मेंबर ने कही थी कि इस बार हो सकता है कि वी हैव डन इनफ फॉर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, बट इस बार पहली बार फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पावेल ने कहा सेम बात। तो ये पॉजिटिव है इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि वापस इंडियन मार्केट में पैसा आने के चांसेस और ज्यादा हो गया। बिल्कुल।
तो ये काफ़ी सकारात्मक कारण है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं बाजार के अंदर बल्ले बल्ले होती हुई दिखाई दे रही है। 303 अंकों से ज़्यादा की मजबूती इस समय हम देख रहे हैं कि सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। निफ्टी में भी जो है अच्छी खासी बढ़त जो है इस समय बनी हुई है। 18,165 का स्तर इंटरडे हाई के आसपास ही बाजार इस समय ट्रेड करता हुआ, इनफैक्ट 18,180 का स्तर हो गया है। और अभी थोड़ी देर पहले इस कार्यक्रम के दौरान ही 18,192 का इंट्राडे हाई बना है। तो एक्सपायरी का दिन, लेकिन बाजार जो है पूरी तरीके से झूमता हुआ दिखाई दे रहा है। 90 अंकों से ज़्यादा की तेजी इस समय निफ्टी में देखने को मिल रही है। सर आप चार्ट पढ़ते हैं, अगर इंट्राडे चार्ट पे क्या लग रहा है, 18,200 आज ही क्रॉस होगा क्या? जी 18,200 पे बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग है, तो एक बार तो थोड़ा दिक्कत वाली बात होगा बुल्स के लिए। बट एक बार अगर क्रॉस कर लिया 18,200 सस्टेन कर लिया उसके ऊपर, तो फिर कॉल राइटर्स के लिए थोड़ा पेनफुल होगा। और कॉल राइटर्स जो अपना पोजीशन कवर करने शुरू करेंगे तो फर्दर रैली टुवर्ड्स 18,300 दिख सकता है। तो फिलहाल तो मुझे मेरे ख्याल से नेक्स्ट हाफ एन आवर में थोड़ा बहुत दिक्कत वाली बात लग रहा है, लेकिन आफ्टर 2 PM अगर जाता है 18,000 के ऊपर, और सॉरी 18,200 के ऊपर सस्टेन भी करता है, तो खेल पलट जाएगा। देखते हैं क्या कुछ प्रश्न आ रहे हैं। और इस बीच सूरत टेक्सटाइल पे, अच्छा आर्यन जी का प्रश्न रह गया शायद। सर सूरत टेक्सटाइल के जरा एक बार चार्ट देख लीजिए। फंडामेंटल्स पे तो कई बार लोगों का बहुत सकारात्मक रुख नहीं है, लेकिन क्या चार्ट्स पे कुछ अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है यहाँ पर? सूरज टेक्सटाइल मतलब सूरज? जी सूरत, गुजरात का सूरत। ओके। जी अभी 7 रुपये 62 पैसे पे है, 9 रुपये 70 पैसे की इनकी खरीद है। अभी जान रहे हैं मेरा भाव आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? मिला सर आपको? हाँ जी, हाँ मिला। जी तो जानना चाहेंगे स्टॉक में मेरा कोई व्यू नहीं है इसमें। तो यहाँ पर सर अभी आपको कितनी, पिछली बार भी हम मतलब मुझे लगता है शायद रवि जी थे शायद हमारे कार्यक्रम में, तब भी चर्चा हुई थी कि 1-2 रुपये का नुकसान है, बुक कर लीजिए। इन शेयरों से निकल करके इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, किसी बेहतर कंपनी में लगाइए। बाजार इस समय धीरे धीरे करके अब नई रफ्तार पकड़ रहा है। हो सकता है कि आपके जो नुकसान हैं वो यहाँ पर पूरे होते हुए दिखाई दें। एक ही कंपनी में इतने लंबे समय तक होल्ड करने का कोई फ़ायदा है नहीं, ना फंडामेंटल्स हैं ना चार्ट्स पे कुछ दिखाई दे रहा है। निकल जाइए, वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर कुछ एक कंपनियों जहां पर हमने देखा कि काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है पिछले कुछ एक दिनों के अंदर, ख़ासतौर से फुटवेयर कंपनियां काफ़ी चली। अलग अलग हम देख रहे हैं थीम चलती हुई दिखाई दे रही है। इंडिगो के अंदर 2 दिन से काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, खासतौर से जो गो फर्स्ट की खबर निकल करके आई। अभी अगर इंडिगो की बात करें सर, तो यहाँ पर या स्पाइस जेट की बात कर लेते हैं, इन दोनों कंपनियों में ओवरऑल एविएशन सेक्टर में कितनी रैली आपको लगता है कि अभी बाकी रह गई है? और क्या अभी भी यहाँ पर ख़रीदारी की कोई संभावनाएं आपको दिखाई दे रही है इंटर ग्लोब एविएशन के अंदर? आज हम देख रहे हैं थोड़ी सुस्ती है, करीब 6 रुपये के आसपास की गिरावट है। तो यहाँ पर कोई खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है सर, या फिर आपको लगता है न्यूज़ ड्रिवन एक रैली देखने को मिली थी? जी मुझे लगता है कि मैं इंडिगो के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि अगर स्पाइस जेट की बात करें तो स्पाइस जेट लैग कर रहा है, बट इंडिगो लीड कर रहा है अभी का रैली। तो मेरे ख्याल से इंडिगो के साथ जाना चाहिए। स्टॉक में अगर 2200 के ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक, तो मेरे ख्याल से स्टॉक में जो रैली, ये स्टॉक को 2400 की तरफ लेके जाएगा। अभी जो रिसेंट जो कंसोलिडेशन दिख रहा है, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट के ऊपर, मतलब 2200 के ऊपर स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिलेगा, जो स्टॉक को 2400 इवन फर्दर अपसाइड हम लोग को देखने को मिल सकता है। इस बीच जो है कुछ एक दर्शक हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी जो है सवाल भेज रहे हैं। कोशिश करते हैं आपके प्रश्नों को शामिल करने की, लेकिन लगातार हमारी कोशिश ये भी होती है कि बहुत सारे शेयर जो अच्छे चल रहे हैं उन पर भी लगातार जो है हम नज़र बनाएं। हमने सर अभी एविएशन कंपनीज़ की बात की, इसके अलावा हमने देखा कि एक फुटवेयर कंपनीज़ के अंदर एक अच्छा मोमेंटम कुछ दिन पहले देखने को मिला था, जिसमें हमने देखा कि मिर्ज़ा इंटरनेशनल में काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। आज भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपर सर्किट लगा हुआ है और एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली, उसके बाद से करेक्शन आया, फिर से अपर सर्किट। इस सर्किट वाले शेयरों में क्या करना चाहिए सर? दूर रहना चाहिए, या फिर अगर जो ट्रेडर हैं उनको एंट्री करती रहनी चाहिए बीच बीच में? जी सर्किट वाला स्टॉक डेफिनेटली रिस्की होता है। अपसाइड जब सर्किट मारते ही ऊपर जाता है तो हम लोग को अच्छा लगता है कि हम लोग को प्रॉफिट जंप करके ऊपर जा रहा है, लेकिन जब सर्किट नीचे की तरफ मारते हुए नीचे आता है तो हम लोग को एग्जिट नहीं मिलता है। तो अगर आपको ऐसा स्टॉक पे इन्वेस्ट करना है, आपका एक लिमिट रहना चाहिए कि पूरा पैसा मत लगाइए, थोड़ा बहुत रिस्की शेयर में भी लगा सकते हो, ताकि आपका रिस्क जो है लिमिटेड हो जाए। अभी फिलहाल अगर मिर्जा इंटरनेशनल की बात करूं
तो 55 का सपोर्ट रहेगा। 55 के ऊपर जब तक है तब तक तो पॉजिटिव रहेगा, फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है, लेकिन 55 टूट गया तो इसमें करेक्शन आ सकता है। जी। अब सर आपसे अब चलते चलते जानना चाहेंगे, लेकिन इस बीच एक छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं। ग्लैमर वर्ल्ड के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। इन्फोसिस में क्या अभी आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, क्या हाई जा सकता है, ये पूछ रहे हैं। ये इन्फोसिस पे सर नतीजों के बाद एक सुस्ती देखने को मिली, विप्रो के बायबैक के बाद थोड़ी सी हमने देखा कि आईटी पैक में थोड़ी रिकवरी आ रही है। ये रिकवरी कंटिन्यू रहेगी? एलकेपी सिक्योरिटीज़ क्या रिकमेंड कर रही है आईटी ग्रुप के ऊपर? जी, इन्फोसिस का जो चार्ट हम लोग देख रहे हैं कि ये कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन दिया, बट एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल से 1250 का सपोर्ट रहेगा। जब तक 1250 का सपोर्ट के ऊपर है तब तक आप शॉर्ट टर्म प्ले ले सकते हो 1250 का स्टॉप लॉस पे। अगर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना है आईटी स्टॉक्स में, डेफिनेटली ये लार्ज कैप आईटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। करेक्शन में इन्वेस्ट कीजिए, जब बड़ा करेक्शन मिले तो इन्वेस्ट कीजिए आईटी स्टॉक में। डेफिनेटली आईटी स्टॉक्स, आईटी इंडेक्स में जो करेक्शन आया है ये आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एसआईपी का अपॉर्चुनिटी दे रहा है। लार्ज कैप आईटी, मिड कैप आईटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सर अब जी समय समाप्त हो गया है, तो आपसे जानना चाहेंगे चलते चलते कुछ एक शेयर जो हमारे तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए आप रिकमेंड करना चाहेंगे कुछ? जी, मेरे ख्याल से बीसॉप में आज एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया। स्टॉक ने एक मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ओवर द शॉर्ट टर्म मेरे ख्याल से बीसॉप जो है 315 तक जा सकता है। अभी 286 के आसपास है, नीचे 278 के ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है तो 315 तक जाने का उम्मीद रहेगा बीसॉप में। और दूसरा स्टॉक में बताना चाहूंगा चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। स्टॉक में आज अच्छी खासी वॉल्यूम भी हुआ, तो मेरे ख्याल से 345 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 289 का। 289 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। तो बिरला सॉफ्ट और चंबल फर्टिलाइजर ये दो शेयर रिकमेंड किए ना सर आपने आज? जी हाँ। तो इस पे जो है नज़र बना के रखिए। यहाँ पर अच्छे खासा मूव भी देखने को मिल रहा है। बिरला सॉफ्ट 4% ऊपर है, लेकिन अभी और ज़्यादा तेज़ी की संभावना है यहाँ पर देख रहे हैं। रूपक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन आपका। आज की इस चर्चा में आप जुड़े, हमारे तमाम जो दर्शक थे उनके प्रश्नों का उत्तर आपने दिया। उम्मीद करते हैं आगे भी कार्यक्रम में आप जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिलहाल हेलो मनी 9 मेरा सवाल है को यहीं समेटने का वक्त आ गया, लेकिन हम हर रोज़ जुड़ते हैं आपके साथ दोपहर 1 बजे शेयर बाजार को लेकर के, और शाम को 4 बजते ही हम आ जाते हैं पर्सनल फाइनेंस के मुद्दे को लेकर के। और प्रियंका संभव जी आपके साथ जुड़ती हैं, तो आज भी वो शाम को जुड़ेंगी। आप भी का भी अगर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई प्रश्न हो तो 9311211874 पर आप हमें भेज सकते हैं। और शाम को 4 बजे जुड़िए। और कल 1 बजे शेयर बाजार क्या आज ही पार करेगा 18,200 का स्तर, या फिर कल तक का करेगा इंतज़ार? नज़रें हमारी लगातार बनी हुई हैं। तमाम अपडेट के लिए आप मनी 9 के साथ बने रहिए। 18,194 ये इंट्राडे हाई है, और उसी के इर्द गिर्द 18,185 पर इस समय बाजार ट्रेड करता हुआ। तो नज़रें हमारी बनी हुई है बाजार पे। क्या आज जो बुल हैं वो भारी पड़ते हुए दिखाई देंगे? और एक बार ये क्रॉस हो गया तो फिर आप समझ लीजिए कि तमाम लोअर लेवल के जो लोगों ने मंदी कर रखी है वो भी रैली देखने को मिलेगी। तो ये अपने आप 100-200 अंकों की रैली देखने को मिल सकती है और ज़्यादा। चलिए, इस बीच जो है आपको ये भी बता दें कि दिन भर की जो तमाम कॉर्पोरेट जगत की खबरें होती हैं वो हम रात में 10 बजे समेट करके आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। आपकी जेब से जुड़ी, आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको रात में 10 बजे देखने को मिलेगी। तो जुड़िए रात को 10 बजे सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे मनी टाइम में। फिलहाल अब इस कार्यक्रम को समेटने का वक्त हो गया है। आप मनी 9 के साथ बने रहिए ताकि आपके पैसे, आपकी जेब सुरक्षित रहे। फिलहाल के लिए नमस्कार।